वेलकम एवरीवन। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेकी मोहित पर। और आज की ये जो वीडियो है ये है लेक्चर नंबर 2 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उस कोर्स की जो हमारे चैनल पर रन कर रहा है। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ मैंने हिस्ट्री दी थी और कुछ ओवरव्यू दिया था कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। तो आज की वीडियो से हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन पार्ट पर यानी कि कोडिंग वाले पार्ट पर जंप करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ लॉजिकल चीजें हैं, तो वो आप थोड़ा समझ लेंगे तो सी प्रोग्रामिंग में आपको बहुत ही इजी वे में आगे इस कोर्स के अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल आज की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर से आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहित आशीरवाल और आप हैं अभी चैनल टेकी मोहित पर, तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन भी दबा देना ताकि ऐसी ही और वीडियोस मैं लेके आ सकूं। ठीक है, तो आज का हम मेन मोटिव जो है, हमारा जो मेन एजेंडा है वो शुरू करेंगे कांस्टेंट से। ठीक है, तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि क्या होता है कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट होती है एक ऐसी एंटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करती, जैसे 2 3 4 5। ठीक है, ये सब एक कांस्टेंट है। जैसे पाई, ठीक है, 3.14 होती है उसकी वैल्यू, जो कि आप बहुत ही बेसिक लेवल से हमेशा से बचपन से जानते ही होंगे, जब से आपने सर्कल के बारे में स्टडी करना शुरू किया है तब से। ठीक है, कि 22/7 होती है पाई की वैल्यू। मतलब पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। और जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, 2 आपके लिए भी 2 ही है, आपके पड़ोसी के लिए भी 2 ही है। आप अगर अमेरिका में भी जाके पूछोगे 2 तो 2 ही होता है। ठीक है, वो 4 नहीं हो जाता। इसी तरह से कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसी एंटिटीज जो अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स मतलब ऐसी एंटिटीज जो चेंज कर लेती हैं अपनी वैल्यूज, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, मैंने बोला ए इक्वल्स टू 4, तो मेरे लिए ए 4 है, बट अगर मैं किसी और से पूछूं कि भाई तेरे लिए ए क्या है, तो वो उसके लिए ए बदल जाता है। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू हर किसी के लिए अपनी अपनी डिफाइंड है। वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मतलब वेरिएबल को इस तरह से समझो, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी जो अपनी वैल्यू चेंज कर लेती है। मतलब जैसे मैंने कोई वेरिएबल बोला एक्स, ठीक है, मैंने बोला एक्स की जो वैल्यू मेरे लिए 37 है, बट मैं किसी और से पूछूं कि भाई तेरे लिए एक्स की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए एक्स की वैल्यू 39 हो सकती है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिट भी हो सकती है, वो उसके लिए अलग हो सकती है वैल्यू। ठीक है, एक्स की एक वैल्यू असाइन करना जरूरी है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनमें हम कॉन्स्टेंट्स को असाइन करते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा ये क्यों समझा रहा हूँ मैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोडिंग कर रहे होते हैं तब हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पर क्या लगने वाला है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। तो हमें ये जो बेसिक नॉलेज है इससे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक कीवर्ड्स कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स होते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे भी मैं कीवर्ड्स के बारे में और चीजें बताऊंगा, क्योंकि हमारी एक स्लाइड उसके बारे में भी है। बट अभी तक आप इसके लिए ऐसा समझिए कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो एक स्पेशल टाइप की चीज होती है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स और कीवर्ड्स, ये 3 टाइप की चीजें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं और हम कांस्टेंट को लिटरल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर, और कांस्टेंट को लिटरल। तो कहीं पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग लिटरल है, यहाँ पर ये लिटरल है, तो वहां पर आप क्या समझेंगे, कांस्टेंट है। ठीक है, और ऐसे ही वेरिएबल्स जो होते हैं उनको मैं आइडेंटिफायर्स शब्द से संबोधित करूंगा, मतलब आइडेंटिफायर्स बोलूंगा मैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर सी कांस्टेंट के कुछ टाइप दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमारी मेन स्ट्रीम कोडिंग के अंदर हम जाना धीरे धीरे स्टार्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से आपको एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड करके इस पूरे स्लाइड्स स्लाइड वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, प्लस एक मेरी कॉपी के नोट्स हैं, मतलब जो मैंने नोट्स बनाए हैंड रिटन, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हैंड रिटन नोट से भी आप पढ़ सकते हैं, प्लस अगर आपको स्लाइड वाइज नोट्स चाहिए तो वो भी वहां पर अपलोडेड है, ड्राइव पे जाके आप वो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज में कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं। तो सी लैंग्वेज में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। कौन कौन से, इंटीजर कॉन्स्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब ये तीनों क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में अभी हम समझना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद कौन से आते हैं, सबसे पहले हम इंटीजर कांस्टेंट के बारे में समझते हैं। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, इंटीजर यानी तो आपको पता ही होगा, इंटीजर यानी कि नंबर्स। नंबर्स में हमारे सारे नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर में, मतलब माइनस की इंफिनिटी से लेके प्लस की इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं सब इंटीजर के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग 0 1 2 3, मतलब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे इंटीजर का मतलब। तो
ठीक है, अब हमारे सी लैंग्वेज में जब हम इंटीजर कांस्टेंट डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, और ये जो रूल्स हैं इनमें से अगर कोई भी एक भी रूल वायलेट होता है तो वो जो इंटीजर कांस्टेंट है वो इनवैलिड कंसीडर कर लिया जाता है सी लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले एट इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, ये एट नहीं होगा एक्चुअली एन होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो है। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब एक डिजिट के ऑब्वियस सी बात है ये कि अगर आप बिना डिजिट के इंटीजर कांस्टेंट लिख रहे हैं तो वो इंटीजर कैसे हुआ। ठीक है, बिना डिजिट के इंटीजर कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो इंटीजर कांस्टेंट में कम से कम एक डिजिट तो होनी चाहिए। और लिमिट्स मतलब लिखने की लिमिट्स तो नहीं है, बट फिर भी एक डिजिट होनी चाहिए, और इनफाइनाइट तक भी नहीं है वैसे लिमिट, तो उसकी अभी नीचे रेंज दी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक आप ये इंटीजर कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रखने की है कि इंटीजर में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास लिखा हुआ है 4 और आपके पास लिखा हुआ 4.0, तो उसमें से इंटीजर कांस्टेंट कौन सा होगा, 4। ठीक है, ना कि 4.0। क्यों, क्योंकि 4.0 में क्या है, डेसिमल पॉइंट है, और डेसिमल पॉइंट इंटीजर कांस्टेंट में नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इट कैन आइदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन फिर उसके बाद इफ नो साइन प्रीसीड्स एन इंटीजर कांस्टेंट इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर आपने कोई भी साइन अज्यूम कोई भी साइन आपने इंटीजर कांस्टेंट में नहीं लगाया तो प्री अज्यूम क्या होता है, पॉजिटिव, जैसा कि आप लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा 783, तो इसके आगे मैंने पॉजिटिव नहीं लगाया है, पर ये पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले में मुझे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत है, बट पॉजिटिव वाले में जरूरत नहीं है। बट अगर आप पॉजिटिव लगाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वो ऑटोमेटिकली कंसीडर करता है, ये डिफॉल्ट कंसीडर करता है। फिर नो कॉमास और ब्लैंक्स अलाउड। इसके बाद क्या है, नो कॉमास या ब्लैंक्स अलाउड। यहाँ पर वैसे कॉमास लगा रखे हैं लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे लगा रखे हैं। ठीक है, कॉमास लगाना मतलब कि ये पूरा जो नंबर है, मतलब अगर आपको लिखना है 1000, जैसे मैं लिख के दिखा, नहीं लिख के तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कि कॉमास और ब्लैंक्स कैसे अलाउड नहीं है। जैसे अगर आपको लिखना है 1000, ठीक है, तो वहां पे वन टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस के बाद आप जब वन लिखते हैं तो उसके बीच में हमेशा एक कॉमा आ जाता है। ठीक है, जब हम लिख रहे होते हैं 1000 तो हम एक कॉमा लगाते थे कि वन फिर कॉमा फिर तीन जीरोस। ठीक है, तो वो हमें देखने में थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड लगता है, बट यहाँ पर वो अलाउड नहीं है। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट में कॉमास अलाउड नहीं है और ब्लैंक्स भी अलाउड नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर ये लिखा है -374 और आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया -37 और फिर एक ब्लैंक स्पेस दे दी या व्हाइट स्पेस दे दी और उसके बाद 4 लिख दिया, ठीक है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो एक इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना। उसके बाद ये रेंज दी हुई है कि इस रेंज के अंदर ही आप इंटीजर कांस्टेंट्स बना सकते हैं। वैसे ये रेंज जो है हर आईडी के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, बट फिर भी हम ये रेंज कंसिडर कर सकते हैं। वैसे भी हम इससे ज्यादा बड़े नंबर्स का यूज डेली लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है, या फिर हमारी कोडिंग में भी हम ज्यादा बड़े नंबर्स का यूज नहीं करते हैं, वहां पर स्मॉल नंबर्स का ही यूज किया जाता है ज्यादातर। तो इसलिए ये रेंज को आप याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स पर, जो कि है रियल कॉन्स्टेंट। ठीक है, रियल कांस्टेंट क्या होता है, रियल कांस्टेंट हमने अभी क्या देखा, इंटीजर कांस्टेंट, इसमें क्या नहीं था, डेसिमल पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो फिर डेसिमल पॉइंट वाले भी कुछ कांस्टेंट्स होने चाहिए, तो वो है हमारे रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, रियल कांस्टेंट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल फॉर्म और एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, अब रियल कांस्टेंट्स में कौन कौन से फॉर्म्स है, फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए फ्रैक्शनल फॉर्म के बारे में समझते हैं पहले, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे चलेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फॉर्म में सबसे पहले रियल कांस्टेंट को हम रूल समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म के रूल्स, कि फ्रैक्शनल फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, यानी एक डिजिट तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो तो। ठीक है, उसके मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो जहां पर आपने डेसिमल यूज कर लिया वहां पर वो कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट बन जाएगा, रियल कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। तो ये वाली बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, हमारे रियल कांस्टेंट्स में। फिर फ्रैक्शनल फॉर्म कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये तो हमें पता होता है। फिर डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव, डिफॉल्ट साइन उसका कैसा रहता है, पॉजिटिव, और नो कॉमास और ब्लैंक्स अलाउड। तो ठीक है, इसमें से ये जो चार रूल्स हैं, ये मस्ट हैव वन डिजिट, कैन बी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव, डिफॉल्ट साइन इज पॉजिटिव और नो कॉमन ब्लैंक्स अलाउड, ये तो हमने पिछली वाली में भी पढ़े हैं। बस यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि इसके पास एक डेसिमल पॉइंट होता है। तो ठीक है, ये किस में आ जाता है, रियल कॉन्स्टेंट्स में आ जाता है, और ये उसका कौन सा फॉर्म होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म।
ठीक है, अभी फ्रैक्शनल फॉर्म के बाद एक और फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो उसके बारे में अब हम समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि ये हमने शुरुआत। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, देखो हमने कैलकुलेटर वगैरह तो यूज किए ही होंगे। तो कैलकुलेटर वगैरह जो यूज करते हैं हम, उसमें हम देखते हैं कि हम अगर एक बड़े नंबर्स को यूज करना चाहते हैं, मतलब जब भी हम 10⁶ से ऊपर जाते हैं या 10�৭ ⅷ से ऊपर जाते हैं, तो उस टाइम पर वो एक ई करके एक सिंबल देता है। ठीक है हमें, तो वो वाला जो ई करके सिंबल होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि हमें एक शॉर्टर वे में वो रिप्रेजेंट कर देता है कि इसने कितनी पावर्स में जा रही है ना। वो या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो दोनों के लिए वर्क करता है, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी। तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको देना चाहूंगा। तो देखो, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ रूल्स हम समझते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय अ लेटर ई और ई। ठीक है, स्मॉल ई और कैपिटल ई। तो मेंटिसा पार्ट क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होता है। मैं यहाँ पर स्क्रीन स्क्रीन दे देता हूँ। स्क्रीन में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ। ब्लैक स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 3 और 0.4 × 10⁻18। ठीक है, 3 × 10⁻18। तो अगर अब हम कैलकुलेटर में अगर लिखने जाए तो 3 × 10⁻18 हमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, 3.4 × 10⁻18 हमें कैलकुलेटर में नहीं मिलता है। तो फिर वहां पर इसकी जगह क्या मिलता है, अगर हमें मान लीजिए इतना बड़ा नंबर कैलकुलेटर में चाहिए। ठीक है, हम अगर कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं तो इतना बड़ा नंबर हमें चाहिए, तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट, वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है कि अगर मुझे लिखना था 3.4 × 10⁻18, तो वो कुछ इस तरह से लिख के देगा 3.4, फिर यहाँ पर लिखेगा वो स्मॉल ई या कैपिटल ई, दोनों का मतलब एक ही होता है। और 10⁻18 था ना, उसको यहाँ पर वो लिख देगा 18। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म होता है ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, मतलब उसने क्या किया है, कुल मिला के आप ई को यू समझिए कि ये क्या है, 10⁻ लगा रखी है, इसके आगे ये जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट, एक्सपोनेंशियल, ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं एक्सपोनेंशियल। और ये जो पार्ट है हमारा इधर वाला, इसे बोलते हैं हम मेंटिसा पार्ट। क्या बोलते हैं, मेंटिसा पार्ट, एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो ये मेंटिसा पार्ट है और ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है इसका। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से लगा देता हूँ स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मेंटिसा पार्ट क्या होता है और एक्सपोनेंशियल पार्ट क्या होता है, और उन दोनों को सेपरेट कौन करता है, ई करता है। ठीक है, स्मॉल ई या कैपिटल ई, इसको एक्सपोनेंशियल सिंबल बोलते हैं। फिर द मेंटिसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ठीक है, मेंटिसा पार्ट के पास पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, ये जैसे 3.4 लिखा हुआ है इधर, और ये नेगेटिव साइन भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है वो आप अच्छे से समझते होंगे, आपने मैथ तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, उसका डिफॉल्ट साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द एक्सपोनेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे एक्सपोनेंट में भी कम से कम एक डिजिट तो होनी ही चाहिए, और वो भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इधर भी आप समझ गए होंगे, जैसे 10⁻−18 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, 10⁻−18, तो यहाँ पे ई के बाद में क्या लिख दूंगा, -18। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 10⁻−18 की तरह कंसिडर करेगा। मतलब अगर मैंने लिख दिया -3.4 और 10 टू दी ई के बाद लिख दिया -18, तो इसका मतलब क्या होगा, वो -3.4 इंटू 10⁻−18। ठीक है, मतलब ई कुल मिला के 10 लिखने के काम आ रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा कि कैसे हम यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो ये भी किस में आता है, रियल कांस्टेंट में आता है। रियल कांस्टेंट के दो पार्ट मैंने आपको समझा दिए, कौन कौन से। एक तो था हमारा इंटीजर, एक था हमारा डेसिमल वाला, मतलब इसके पहले कौन सा था, फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, और ये वाला कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट पे। ठीक है, हमने दो तरह के कांस्टेंट्स अभी तक समझ लिए हैं, कौन कौन से, एक था इंटीजर और एक था रियल। अब हम कैरेक्टर कांस्टेंट पे जम करते हैं। तो कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज अ सिंगल अल्फाबेट। सबसे पहले यही ध्यान रखना आपको, क्या होता है ये, एक सिंगल अल्फाबेट होगा। क्या होगा, सिंगल अल्फाबेट, या फिर सिंगल डिजिट भी हो सकता है, या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल भी हो सकता है।
और उसको भी इनक्लोज किस में करना है आपको, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज का खुद का एक एक्सक्लूसिव सा कांस्टेंट है, मतलब बाकी लैंग्वेजेस में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, ये एक्सक्लूसिव सा है सी लैंग्वेज के लिए। बट फिर भी सी लैंग्वेज के अंदर ये कैरेक्टर कांस्टेंट जो है, इसका मेन पर्पस क्या है और इसके मेन रूल्स क्या है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए अल्फाबेट, सिंगल डिजिट या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल, और उसको भी हमें किस में इंक्लूड करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आप कुल मिला के कोई भी स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं। स्ट्रिंग समझते होंगे आप, स्ट्रिंग यानी कि एक पूरा सेंटेंस जो कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हमको एक सिंगल वर्ड चाहिए, ठीक है, सिंगल लेटर या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स भी आपको पता होंगे, इक्वल्स टू, एम्परसेंड एंड एट द रेट, हैशटैग, ये सब स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें एक स्पेशल बात क्या है कि ये बोथ द इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू लेफ्ट, किधर साइड पॉइंट करने चाहिए, लेफ्ट साइड। देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगे हुए हैं, दोनों लेफ्ट साइड पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी बात, कि दोनों इन्वर्टेड कॉमास किस साइड पॉइंट करने चाहिए, लेफ्ट साइड पॉइंट करने चाहिए। मतलब अगर आपने यहाँ पर राइट वाला लगाया और यहाँ पर लेफ्ट वाला लगाया तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है, वो आपका कुछ और होगा, बट कैरेक्टर कांस्टेंट तो नहीं ही होगा। कैरेक्टर कांस्टेंट कंस्ट्रक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो क्या है, लेफ्ट इन्वर्टेड कॉमास लगाना है सिंगल, और उसके अंदर सिंगल अल्फाबेट लिखना है। इसका यूजेज क्या है वो हम आगे जब कोडिंग कर रहे होंगे तब समझेंगे। अब रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स, तो अभी हम कांस्टेंट कांस्टेंट खेल रहे थे, तो अब हम वेरिएबल पर स्विच करते हैं, ठीक है, कि अब वेरिएबल कैसे बनाया जाता है। वेरिएबल बनाना भी आना चाहिए, कांस्टेंट बनाना तो हमें आ गए, ठीक है। तीन तरह के कांस्टेंट होते हैं सी लैंग्वेज में और तीनों हमें आ गए। अच्छा, इसके अलावा एक सेकेंडरी कांस्टेंट्स भी होते हैं, जैसे अरेज हो गए, पॉइंटर्स हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन, इनम हो गया, ठीक है। तो ये सब जो सेकेंडरी कांस्टेंट है ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैंने बिल्कुल सिंपल लेवल पे आपको कांस्टेंट्स डिफाइन किए, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम्स की, वेरिएबल नेम्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। अ पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड ओनली अ पर्टिकुलर कांस्टेंट, दैट इज रियल वेरिएबल होल्ड रियल कांस्टेंट। समझे, मतलब अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप का वेरिएबल है तो वो एक पर्टिकुलर टाइप के कांस्टेंट को ही होल्ड करेगा। जैसे रियल वेरिएबल है तो रियल कांस्टेंट को होल्ड करेगा, इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर कांस्टेंट को होल्ड करेगा, ठीक है। अब ऐसे कैसे बनाते हैं हम, इंटीजर वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो देखो क्या होता है कि हम जब वेरिएबल डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम सी में प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे हमें वेरिएबल का डेटा टाइप भी असाइन करना पड़ता है कि ये वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का है। मतलब वहां पे हमें लिखना पड़ेगा कि फ्लोट है कि इंट है कि क्या है। फ्लोट यानी रियल ही होता है, ठीक है, रियल को आप फ्लोट भी समझ सकते हो, है ना। तो वहां पर जब हम फ्लोट लिख रहे होते हैं, वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्लियर करना होता है कि वेरिएबल जो हम बना रहे हैं वो कौन से डेटा टाइप का है, और फिर वो जो डेटा टाइप का वेरिएबल हमने दिया उसमें उसी टाइप की वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे फ्लोट है तो उसके अंदर मैं अगर इंटीजर भी डालूंगा तो वो फ्लोट ही कंसीडर करेगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने उसके अंदर 40, अगर मैंने मान ली फ्लोट करके और फिर एक नया वेरिएबल बनाया लेट्स से वाई, ठीक है, फ्लोट वाई बना दिया मैंने, और फिर वाई के अंदर मैंने 40 डाल दी वैल्यू, तो वो उसको 40.0 कंसिडर करेगा, ना कि 40। क्यों, क्योंकि 40 एक इंटीजर है, जबकि मैंने उसे क्या दिया, फ्लोट दिया है ना, तो वो 40.0 ही कंसिडर करेगा, ना कि 40 कंसिडर करेगा। ये अभी हम कोडिंग करेंगे तब भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। तो ये उसकी लिमिट है कि क्या होना चाहिए वेरिएबल नेम के अंदर, 1 से 31 तक क्या हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। यहाँ पर खास बात क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्पेस बार का यूज नहीं करना है। स्पेस बार का मतलब व्हाइट स्पेसेस नहीं देनी है हमें, ठीक है, वहां पर हम अंडरस्कोर्स देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर हमें कोई नया वेरिएबल बनाना था, जैसे एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, और इंट, मतलब मुझे इस तरह का कोई वेरिएबल बनाना था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस देने की जगह अंडरस्कोर का यूज किया है। जैसे यहाँ पर भी अंडरस्कोर का यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेसेस नहीं देनी है। फिर फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है हमारा, या तो अल्फाबेट या अंडरस्कोर, मतलब नंबर का यूज नहीं करते होते पहले नंबर। फर्स्ट यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग कर रहे होंगे कोई भी वेरिएबल नेम की, तो वहां पर शुरुआत में नंबर्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर नो कॉमास और ब्लैंक्स अलाउड, तो ब्लैंक्स का तो मैंने पहले ही मना कर दिया, और कॉमास भी यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉमा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये आपको समझ आ ही रहा होगा वैसे, ठीक है। उसके बाद नो स्पेशल सिंबल अलाउड, तो स्पेशल सिंबल भी कोई सा अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, चाहे वो हैशटैग हो, एट द रेट हो, एम्परसैंड हो, कुछ भी हो,
ठीक है। अच्छा, इट इज कंपल्सरी फॉर अस टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल नेम विच वी यूज विश टू यूज इन प्रोग्राम। जैसे जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड पे बताया, क्या कि हमें पहले डिफाइन करना होता है कि कौन सा वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको इस बारे में बताया था ना कि रियल वेरिएबल जो होता है वो रियल कांस्टेंट को होल्ड करता है, इंटीजर जो होता है इंटीजर को होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पर हमें क्या होता है, कंपलसरी होता है हमें डिक्लेयर करना कि हम किस तरह का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। जैसे हम जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो वहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे इस तरह से कि है ना, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला एसआई वो कौन सा है, इंट है, ठीक है। और ये एम अंडरस्कोर एच आर है, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, ये भी क्या है, इंट का वेरिएबल, इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज डालेंगे वो इंटीजर ही होने चाहिए। अगर वहां पे फ्लोट डालेंगे ना हम, तो उसको वो इंटीजर ही कंसिडर करेगा, मतलब उसकी फ्लोट के आगे, मतलब हम डेसिमल पॉइंट के अंदर आगे जो वैल्यू लिख रखी होगी उसे कंसिडर ही नहीं करेगा। मतलब मैंने वहां पे अगर लिख दिया मान लो 4.6, तो वो सिर्फ 4 कंसिडर करेगा, ठीक है, उसको सिर्फ 0.6 से कुछ भी लेना देना नहीं है अगर हम इंट में ऐसी वैल्यू डालते हैं। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फ्लोट बेसल, यानी ये कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप का। ये जो बेसल लिखा है ये क्या है, ये एक वेरिएबल नेम है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है कि सी लैंग्वेज में हम जब भी एक स्टेटमेंट टर्मिनेट करते हैं तो वो किससे करते हैं, एक सेमी कॉलन से, ठीक है। सेमी कॉलन इसका स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए CHAR, कैर कोड, कैरेक्टर कैरेक्टर वेरिएबल को असाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे कोड जो है वो वहां पर कौन सा वेरिएबल असाइन, कौन सा डेटा टाइप असाइन किया है मैंने, कैरेक्टर। तो इसका मतलब जब भी हम कोड के अंदर कुछ लिखेंगे तो वो कैरेक्टर में ही होना चाहिए, वहां नंबर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ आई होगी। फिर सी के कीवर्ड्स, अब मैं आपको कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा ज्यादा बताता हूँ, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो कीवर्ड्स कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग होते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे जैसे मतलब ये जो आपको 32 कीवर्ड्स दिए होंगे, यहाँ पे मैं गिन लेता हूँ कितने हैं ये, 3 3 6 एंड 2 8, और 8 4 जा 32, ठीक है। तो 8 4 जा 32 यहाँ पर कीवर्ड्स हैं जो कि हमारी सी लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा, ये सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें आप वेरिएबल पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई भी वेरिएबल बनाना है ना, तो ये जो नाम दिख रहे हैं आपको, इन नाम के वेरिएबल मत बनाना। क्यों मत बनाना, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के, एक स्पेशल मीनिंग होता है हर कीवर्ड का। ये जो कीवर्ड्स हैं ये एक फंक्शन की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और किसी और की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। और इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। इसका मतलब मैं बहुत देर से स्पेशल मीनिंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर अगर मैंने जब प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो इसमें से कोई भी एक कीवर्ड लिखा है, तो इनका एक स्पेशल एक आउटपुट होगा। आउटपुट मींस ये कुछ स्पेशल तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। स्पेशल स्पेशल नहीं, मतलब स्पेशल यानी कि एक अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। अजीब तरीका भी नहीं कह सकते, मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, एक स्पेशल ही कह सकते हैं एक्चुअली में। तो मतलब ये जितने भी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, कीवर्ड्स उनको हम वेरिएबल की जगह यूज नहीं कर सकते। कुल मिला के आप ये समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें अगर हम इनको वेरिएबल की जगह यूज करेंगे तो ये वही वाला फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगे और हमारे वेरिएबल वाला काम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इनको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 32 टाइप के होते हैं और आप ज्यादातर इनका यूज करते भी नहीं है, ठीक है। तो इनको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद चलो फिर खत्म ही हो गया ये वीडियो यहाँ पर। तो चलिए फिर सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी आप अपडेट मिस ना कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।